एवरीवन। हमारा क्या मौर्योत्तर काल हमने लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर हो गए मौर्योत्तर काल के हमने, जिसमें देशी शासक है ना, जो देशी आक्रमण हुए थे वो, और एक विदेशी आक्रमणकर्ता, ये दोनों हमने देखे थे। जिसमें हमने देशी आक्रमणकर्ता में क्या सुंगवंश पढ़ लिया है ना। उसके बाद हमने कर्ण वंश भी पढ़ लिया है ना। उसके बाद हमने सातवाहन वंश के बारे में भी देख लिया। सातवाहन वंश के बाद हमने चेदी वंश के बारे में भी पढ़ लिया है ना। और फिर यहाँ पे हमने क्या, जो हिंद यवन शासक है उसके बारे में भी पढ़ लिया है ना। हिंद यवन शासन के बारे में भी कल हमने पढ़ लिया। आज हम क्या शक शासक के बारे में देखेंगे, और पहलव के बारे में देखेंगे, और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे है ना। जो हमारी कुछ हिंद यवन के बारे में जो कुछ चीज़ें छूट गई थी उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। इसमें क्या, जो भारतीय यूनानी संपर्क है उसका क्या परिणाम हुआ, मतलब जो यूनानियों से भारत को क्या मिला है ना। तो क्या है, पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, यवनिका। क्या बोलते हैं, यवनिका बोलते हैं। ये किसकी देन है, यूनानियों की ही देन है ना। और जो उस समय के जो सिक्के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पंचमार्क या आहत है ना। क्या बोलते हैं, पंचमार्क या आहत है ना। और क्या, यूनानियों से क्या चीजें मिली हमको, निश्चित तिथि से काल की गणना मिली है ना। मतलब निश्चित तिथि से क्या काल की गणना होती थी। ये चीजें हमने कहाँ से सीखी, यूनानियों से। और उसके बाद संवदों का प्रयोग है ना, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, ये सब कहाँ से सीखा, कहाँ से प्राप्त हुई हमें, यूनानियों से। और विभिन्न ग्रहों की स्थिति, मतलब विभिन्न जो ग्रह हैं, शुक्र है ना, शनि है, इनके जो नाम है वो किससे प्राप्त हुए हमें, यूनानियों की देन है ना। उसके बाद गांधार शैली की नींव कब रखी थी, यूनानियों के समय ही गांधार शैली की नींव रखी थी। और जो संभवत योग और तपस्या का जो उद्भव है वो किसकी देन है, यूनानियों की देन है। किसकी, यूनानियों की देन है। तो डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय यूनानी संपर्क का क्या परिणाम हुआ, मतलब भारत में क्या क्या चीजें आई है ना। इसके बाद हम कौन सा वंश देखेंगे, शक या सीथियन वंश है ना। क्या बोलते हैं, शक या सीथियन वंश। इसको हमने क्या एमपी की हिस्ट्री में भी पढ़ा था, और ये हमारे एमपी की हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया। जिसमें हमने एमपी की हिस्ट्री में क्या, उज्जैन के विशेषकर जो शक है उनके बारे में पढ़ा था ना। जो शक है वो मूलतः कहाँ के थे, मध्य एशिया की एक खाना बदोश जनजाति थी। क्या थी, खाना बदोश जनजाति थी। जो खाना बदोश वह बर्बर जनजाति, मतलब वो एक जगह एक स्थान पर नहीं रहती थी, इधर उधर ही भ्रमण करती थी। क्या, कहाँ से आई थी, और मध्य एशिया से आई थी है ना। और इनको क्या बोलते हैं, क्षत्रप बोलते हैं। जो शकों को क्या बोलते हैं, क्षत्रप। क्या बोलते हैं, क्षत्रप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शकों को क्या बोलते हैं, तो क्षत्रप बोलते हैं ना। और इनके जो शक्ति का केंद्र था वो कहाँ पे था, सिंध था। मतलब अगर हम देखें तो, अगर इंडिया में हम देखें, इसकी बात करें तो ये इधर के जो एरिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर पर क्या शकों का ज्यादा विस्तार था ना। जो शकों की 5 शाखाएं थी, 4 क्या थी, भारत में शाखाएं थी, और एक कहाँ पे थी, अफगानिस्तान। मतलब आप सोच सकते हो कि शकों का विस्तार भारत में भी था और अफगानिस्तान में भी था। कहाँ पे, भारत में भी था, अफगानिस्तान में भी था, और पाकिस्तान में भी था ना। तो 4 भारत में शाखाएं थी और एक अफगानिस्तान में, जिसमें क्या, उत्तरी क्षत्रप है ना। उत्तरी क्षत्रप एक तो पंजाब के तक्षशिला में था, और मथुरा में। कहाँ पे, एक तक्षशिला के शक थे और मथुरा के शक थे ना। और पश्चिमी क्षत्रप में क्या थे, एक नासिक के क्षत्रप थे और एक उज्जैन के क्षत्रप थे है ना। मतलब ये 4 क्षेत्रों में था, एक तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन में है ना। और एक कहाँ पे, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का हमें इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है ना। और ज्यादा जो प्रसिद्ध था वो क्या था, पश्चिमी क्षत्रप है ना। जो पश्चिमी शक है वो ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें क्या हमको नासिक को पढ़ना है और उज्जैन को पढ़ना है। क्योंकि नासिक में क्या, हमें नेपाल के बारे में पढ़ेंगे नासिक के सत्र में, शकों में। और उज्जैन के शक में हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत प्रसिद्ध शासक है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तक्षशिला के शक है ना, जिसमें हम बस प्रथम और जो प्रमुख शासक है उसके बारे में देखेंगे है ना, और जो अंतिम है उसके बारे में है ना। जो तक्षशिला के शक है उनके प्रथम कौन था, माउस था। और अन्य अगर देखें तो एजेस और एजे लीसेस है ना, एजेस लीसेस है ना। ये क्या थे,
शकों के अन्य शासक थे, है ना। और मथुरा के शक में क्या थे, प्रथम कौन थे, राजुक, और अन्य कौन थे, सोडास, है ना। सोडास क्या थे, अन्य थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो मथुरा के शक है ना, उन्हीं के समय क्या जो नवीन संवत है, विक्रम संवत, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई और किस शकों के काल में हुई। तो मथुरा के शक है उनके काल में हुई, और कब हुई, संवत किसकी, विक्रम संवत, या इसको मलय संवत भी बोलते हैं। कब हुई, 57 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी में इसकी स्थापना हुई, क्या किसकी, विक्रम संवत की, है ना। जो इसके बाद नासिक के शक देखेंगे हम, है ना। नासिक के शकों को क्या बोलते हैं, क्षयरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षयरात बोलते हैं। जैसे तक्षशिला और मथुरा के शक को क्या बोलते हैं, क्षत्रप बोलते हैं। उसी प्रकार नासिक के शकों को क्या बोलते हैं, क्षयरात बोलते हैं ना। और इसके प्रमुख पहले शासक कौन है, भूमक है इनके। प्रथम शासक कौन है, भूमक। और अन्य अगर प्रसिद्ध शासक की बात करें तो नेहपाल, है ना। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, नेहपाल है। और जो नेहपाल के समय क्या एक भड़ोच बंदरगाह था जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, और इसी से क्या व्यापार किया जाता था, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान भड़ोच बंदरगाह से ही किया जाता था, है ना। तो हमें नासिक को याद रखना है कि नासिक के इनको क्या बोलते हैं, क्षयरात वंश। और प्रथम कौन है, भूमक है। और अगर प्रसिद्ध की बात करें तो कौन है, नेहपाल है ना। और अगर बांदरगेह की बात करें तो भड़ोच बांदरगेह। उसके बाद अगर उज्जैन के शकों की बात करें तो इसे कदर्मक बोलते हैं ना। जैसे हमने देखा तक्षशिला और मथुरा को क्षत्रप और नासिक को क्या बोलते हैं, क्षयरात। उसी प्रकार उज्जैन के शकों को क्या बोलते हैं, कदर्मक वंश, है ना। इसके संस्थापक कौन है, चस्टन है। कौन है, चस्टन। और अगर प्रसिद्ध शासक के बारे में बात करें तो कौन है, रुद्रदामन, है ना। रुद्रदामन का विशेषकर कौन सा अभिलेख बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। क्या है, संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, है ना। और रुद्रदामन ने क्या किया था, जो विशिष्ट पुत्र पुलवामी है उसको पराजित किया था। ये किस वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के शासक थे, है ना। कौन से वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के शासक थे, है ना। और जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। और अन्य जो स्कंदगुप्त इन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का, है ना। और अगर शकों की अंतिम शासक की बात करें, क्योंकि अंतिम पूछ सकते हैं ना, तो अंतिम कौन है, रुद्र सिंह तृतीय। कौन है, रुद्र सिंह तृतीय, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, पहला वंश देख लेंगे और कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पहला वंश ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो क्या सीक्वेंस हमको याद रखना है कि देशी आक्रमणकर्ता पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, और विदेशी आक्रमणकर्ता पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ये हमको देखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है ये कहाँ से आए थे, तो पार्थिया या ईरान से आए थे। और प्रथम कौन थे, माउस थे, है ना। इसके बाद हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुषाण वंश ने सर्वप्रथम कहाँ पे अपना शासन किया था, बैक्ट्रिया या उत्तरी अफगानिस्तान, मतलब ये पहले कहाँ पे, उत्तरी अफगानिस्तान में आए थे। उसके बाद ये भारत में प्रवेश किए थे, है ना। और इसके प्रथम शासक कौन थे, कुजुल कन्फ्यूशियस, है ना। कौन थे, कुजुल कन्फ्यूशियस, है ना। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा इन डिटेल पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो इसका प्री में कुछ ज़्यादा पूछेंगे, ना तो मेंस में कुछ पूछेंगे। अगर मेंस में अगर आपको डायरेक्ट कुजुल कन्फ्यूशियस के बारे में या तो 2 मार्क्स में आएगा या तो 3 मार्क्स में, तो आपका आंसर रहेगा कुजुल कन्फ्यूशियस, कुषाण वंश के संस्थापक, है ना। ये आपकी पहली बात हो गई। और इन्होंने क्या, तांबे के सिक्के चलवाए थे, है ना। और जो हर्मियन का उल्लेख इसमें किया गया है ना, तांबे के सिक्के में, है ना। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इनका जो कालक्रम है वो लिख देना आप, है ना। तो कुजुल कन्फ्यूशियस ने सर्वप्रथम क्या, तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद कौन आया था, बिम कन्फ्यूशियस। कौन आया था, बिम कन्फ्यूशियस। इसका भी आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिम कन्फ्यूशियस के बारे में लिखिए। तो कुषाण वंश से संबंधित, है ना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, और इनके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां वर्णित है ना। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या, तांबे के सिक्के चलवाए थे सर्वप्रथम।
और बिम कन्फ्यूशियस ने सोने के सिक्के चलवाए थे, है ना। और सोने सिक्के ऊपर क्या, शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक की बात करें तो कौन है, कनिष्क, है ना। इनको महानतम शासक के उससे भी जानते हैं ना। और इन्हीं के समय 78 ईस्वी में, है ना, मतलब AD में शक संवत का आरंभ हुआ। जैसे क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो शक शासक है उनके समय क्या, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 57 AD में हुआ था, है ना। उसी प्रकार शक संवत का आरंभ कब हुआ, 78 AD में, है ना। ये किसके काल में हुआ, कुषाण वंश के काल में, और ये किसके काल में हुआ, शक के काल में, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ना। इसके बाद जो कनिष्क का साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ विस्तार था, तो अफगानिस्तान में था, सिंध में था, बैक्ट्रिया और पार्थियन में इसका शासन था, है ना। और इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। प्रथम राजधानी पुरुषपुर, है ना, प्रथम राजधानी पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी किसको बनाया था, मथुरा को बनाया था। किसको, मथुरा को बनाया था। पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो दूसरी राजधानी कौन सी है, मथुरा, और प्रथम राजधानी कौन है, पुरुषपुर, है ना। और इन्होंने क्या, कश्मीर को विजिट करके कनिष्कपुर नामक नगर की को बसाया था। कौन सा नगर, कनिष्कपुर नगर को बसाया था किसने, कनिष्क के द्वारा, है ना। कहाँ पे, कश्मीर में। और जो कनिष्क है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक माना जाता है। और इन्हीं के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, कुंडलग्राम में, है ना। कुंडलग्राम कहाँ पे, हमारा कश्मीर में, है ना। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, कुंडलग्राम में, कनिष्क के समय हुई थी। और इनके समय क्या, बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इसके लिए हम क्या, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कनिष्क के समय कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसका विस्तार बताइए, इसका हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देख लेंगे, है ना। जो कनिष्क के समय ही क्या, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। और मूर्ति निर्माण में 2 शैलियों का निर्माण हुआ था, है। एक हुआ था, नींव रखी गई थी, और उन्हीं के समय इनका विस्तार हुआ था, गांधार कला और मथुरा कला। कौन सी, गांधार कला और मथुरा कला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 मार्क्स में या 7 मार्क्स में कि गांधार कला के बारे में विस्तार से बताइए या मथुरा कला के बारे में विस्तार से बताइए, है ना। और ये प्री में भी आपसे पूछ सकते हो, है ना, दोनों ही, गांधार कला भी और मथुरा कला भी, है ना। जिसमें हम देखेंगे इसको इन डिटेल, हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसको थोड़ा ऐसे ही पढ़ा देती हूँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गांधार कला क्या है। इसकी जो विषय वस्तु है क्या है, भारतीय है। क्या है, विषय वस्तु क्या है, भारतीय है। और जो कला है वो क्या है, यूनानी और रोमन का इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या, विषय वस्तु तो क्या, भारतीय है ना। इसमें क्या है, पहली बार क्या, बुद्ध की सुंदर मूर्ति बनाई गई थी, है ना। मतलब क्या, पहले क्या, बुद्ध की सुंदर मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, केवल मूर्ति बनाई जाती थी। तो गांधार कला में क्या विशेषता है कि बुद्ध की पहली बार सुंदर मूर्ति बनाई गई, है ना। और इसमें क्या, सफेद व काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसमें, गांधार कला में क्या, सफेद और काले रंग का प्रयोग किया गया। और आभूषणों का अधिक प्रयोग किया गया। मतलब जो भी मूर्ति है उनमें आभूषण ज्यादा देखने को मिले, है ना। उसके बाद मथुरा कला में क्या है, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में हुआ। विशेषकर ये भारतीय ही कला है ना। और जो गांधार कला है वो भारतीय और रोमन दोनों का इफेक्ट मिलता है इसमें। और जो मथुरा कला है वो लाल बालू पत्थरों का निर्माण करवाया, जैसे लाल किला है ना, हमारा लाल किला, ये मथुरा कला का ही उदाहरण है ना। और इसमें क्या, हिंदू, जैन और बौद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है ना। जो मथुरा कला है उसमें क्या, आध्यात्मिकता का पुट ज्यादा दिखाई देता है। मतलब उसमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्यादा दिखाई देता है, किसमें, मथुरा कला में। और गांधार कला में क्या, आभूषणों का अधिक प्रयोग और सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना। तो आज हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, मौर्योत्तर काल में हमारा जो भी वंश है वो सब कंप्लीट हो गया। देसी शासक भी हो गया और विदेशी शासक में भी हमने पढ़ लिया ना। इसमें हमने शुंग भी देख लिया, कर्ण भी देख लिया, सातवाहन भी देख लिया और चेदी वंश भी देख लिया। और विदेशी आक्रमणकर्ता में हमने हिंद भी देख लिया
और इसके बाद हमने शक भी पढ़ लिया, शक के बाद हमने पहलव भी देख लिया, पहलव के बाद हमने कुषाण वंश भी देख लिया। तो ये हमारे 8 वंश है जो देसी शासक और विदेशी शासक हमने मौर्योत्तर काल में पढ़ लिया है। इसके जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम गुप्त काल पर आएंगे।